वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है कल 20 सितंबर 2024 को फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग राजस्थान की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आरजीएसएस के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कई साथियों का इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जो खास करके फैमिली मेम्बर्स के अंदर कोई भी कर्मचारी है वो अपने माता पिता के अलावा सास ससुर को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके संबंध में जो कल का आदेश है उसकी मैं व्याख्या करूंगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इनकम के संबंध में है, जो कई बार जो कमेंट्स के रूप में भी कई साथियों ने पूछे हैं, तो कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं आपको क्लियर करूं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ये वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के बारे में। 20 सितंबर 2024 को जारी किया गया था और जिसमें लिखा हुआ है कि in the exercise of powers concerned by the provision of Article 309 the Constitution, the गवर्नर ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के राज्यपाल महोदय की तरफ से एक अमेंडमेंट जारी किया गया है और जिसका नाम है राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस सेकेंड अमेंडमेंट 2024। और ये इमीडिएट इफेक्ट से ये फोर्स में है, यानी इसका तुरंत प्रभाव से लागू है। अब अमेंडमेंट ऑफ रूल नंबर 3 नंबर के रूल में क्या अमेंडमेंट या बदलाव किया गया है? द एग्जिस्टिंग क्लॉज 9 ऑफ रूल 3 यानी नियम 3 का जो 9 क्लॉज है। अब ये भी आपके कन्फ्यूजन रहेगा या जिज्ञासा रहेगी कि ये क्या क्लॉज है, तो वो किसका है? राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल 2013। इस राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल 2013 का जो भी रूल 3 है उसमें क्लॉज 9 है, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। विथ इट्स एक्सप्लेनेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग नेम, यानी उसको बदलाव किया गया, उसमें चेंज किया गया। उसको क्या चेंज किया है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो फैमिली में कौन कौन आएगा या क्या बदलाव हो सकता है, तो वो यहाँ क्लियर किया हुआ है। तो पहले तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो बता दूँ, राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2013। तो ये जो आपको मैं बता दूँ यहाँ से, ये जो पूरी एक तरह से फाइल कह सकते हैं, मैं आपको पूरा लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से ये जो फाइल है आपके यहाँ से देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन, ये राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2013 और ये अपडेटेड 11/11/2014 तक अपडेट की हुई है। इसी रूल्स में ये सारे रूल्स इसमें दिए हुए हैं जो कि 16/9/2013 की है। अब इसी का संदर्भ देते हुए इसमें बताया गया है कि इसके नियम नंबर 3 रूल 3 और क्लॉज 9। अब इसमें रूल 3 और क्लॉज 9 कहाँ मिलेगा, क्योंकि 121 पेज की फाइल है, तो मैं वापस इसी को आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से जैसे 104 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अपेंडिक्स 14, ये तो इसका आय वाला है। अब ये इसके पहले मैं और एक और इम्पोर्टेंट जो जानकारी आपको दे रहा था कि जो इसका नियम अभी जो मेंशन किया हुआ है वो नियम क्या है, तो मैं आपको वो नियम बताता हूँ। यहाँ से 4 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ से फैमिली, ये 9 नंबर का जो पॉइंट है फैमिली, यहाँ भी आप देखेंगे तो क्लॉज 9 ऑफ रूल 3। अब यहाँ क्लॉज 9 ऑफ रूल 3, इसमें फैमिली की पूरी परिभाषा दी हुई है जिसमें ये सारा दिया हुआ है। अब इसमें कुछ बदलाव किया गया, मैं आपको बता दूँ क्या बदलाव है। तो अब जो लेटेस्ट है इसमें लिखा हुआ है कि फैमिली में एक तो स्पाउस शामिल होगा, यानी जीवन साथी, चाहे अगर महिला कर्मचारी है तो उसका पति और पुरुष कर्मचारी है तो उसकी पत्नी, वो फैमिली में शामिल होगा। इसके अलावा ओनली डिपेंडेंट सन इंक्लूडिंग लीगली एडॉप्टेड सन, यानी पूरी तरह से उन पर निर्भर उनका पुत्र या अगर कानूनी तरीके से गोद लिया हुआ पुत्र टिल ही गेट्स मैरिड, या जब तक कि उसकी या तो शादी हो जाती है या और स्टार्ट्स अर्निंग इनकम एज प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स 14, यानी अपेंडिक्स या अनुच्छेद 14 में जो आय निर्धारित की गई वो आय प्राप्त करे, या अटेंस द एज ऑफ 25 ईयर्स, या 25 साल की उम्र अगर प्राप्त कर लेता है। विच एवर इज अर्लियर, यानी जो भी इसमें से पहले होगा, अगर वो 25 साल का हो जाता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर उसकी शादी हो जाती है चाहे 21 साल में तो भी वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, या अगर वो आय अर्जित करना यानी कमाना शुरू कर दे। और कितनी आय है अपेंडिक्स ये 14 में दी हुई है, तो ये भी कई साथियों का बार बार कमेंट आ रहा है कि ये अपेंडिक्स 14 ये कहाँ मिलेगा और इसमें आय का क्या प्रावधान है। तो इसी मेडिकल रूल्स का जो नियम था, इसमें पेज नंबर 104 पे आप जैसे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से पेज नंबर 104 पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये पेज नंबर 104 पे क्लिक करेंगे तो अभी ये थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहे, तो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे ये पेज नंबर 104 है,
इसमें अपेंडिक्स 14 यानी 14 अनुच्छेद दिया हुआ है, फाइनेंशियल लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस रूल्स, ये जो है। अब इसमें आप देखेंगे रूल 39 रूल 3 का 9 का पॉइंट 1। अब यहाँ वापस इसको आपको मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ से जैसे ये आए वाला यहाँ जो दिया हुआ है अपेंडिक्स 14 का, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अप टू 6,000 पर मंथ यानी 6,000 पर मंथ तक अगर इनकम है उसकी तो वो डिपेंडेंसी माना जाएगा, और उससे अगर ज़्यादा इनकम हो जाती है तो वो डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। और इसमें क्लियर है, इनकम फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्राइज बॉन्ड, इंश्योरेंस बेनिफिट्स शैल नॉट बी रिगार्डेड एज इनकम फॉर पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। यानी इस क्लॉज में अगर मान लो CPF से या ग्रेचुटी से या गवर्नमेंट प्राइज बॉन्ड से या इंश्योरेंस बेनिफिट से अगर कोई इनकम शामिल होती है तो वो इसमें शामिल नहीं की जाएगी। इसके अलावा जैसे रूल 3 का पॉइंट 9 है, उसमें भी है अप टू 6,000 पर मंथ डिपेंडेंसी, और इसमें भी जो अलग इनकम है, इस तरह की इनकम है, वो इसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो ये आपके क्लियर हो गया कि इसमें जो आय है वो लगभग 6,000 रुपये पर मंथ से अधिक अगर कमा रहा है तो भी वो फैमिली के मेम्बर के दायरे में नहीं आएगा। तीसरा जो पॉइंट है, होली डिपेंडेंट डॉटर इंक्लूडिंग लीगली एडॉप्टेड डॉटर, यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर पुत्री या कानूनी रूप से जो एडॉप्टेड पुत्री है, लीगली डाइवोर्स या उसका अगर डाइवोर्स हो चुका है या विडो है, डॉटर टिल शी गेट्स मैरिड, या जब तक उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती तब तक, और स्टार्ट्स अर्निंग इनकम एज प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स 14, यानी या कम से कम 6,000 रुपये मासिक आय उसकी नहीं हो जाती तब तक वो पुत्री भी इसी फैमिली में शामिल होगी। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ द सब क्लॉज 2 एंड 3, ये जो दोनों सब क्लॉज दिए हुए हैं, सन एंड डॉटर इंक्लूडिंग लीगली एडॉप्टेड, यानी पुत्र या पुत्री जिनमें लीगली एडॉप्टेड शामिल है, सफरिंग फ्रॉम एनी परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर वो पुत्र या पुत्री किसी परमानेंट डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता से ग्रसित है, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की, जैसे फिजिकल हो या मेंटल हो, शारीरिक या मानसिक रूप से हो, शैल बी ट्रीटेड एज डिपेंडेंट, तो वो डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर या उनके ऊपर निर्भर ही माना जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर और एज। उसकी आयु का इसमें कोई मेंशन नहीं है, यानी अगर वो परमानेंटली डिसेबल है तो किसी भी आयु का हो वो उसमें फैमिली में माना जाएगा, या मैरिटल स्टेटस अगर वो शादीशुदा है या नहीं है, लेकिन अगर वो परमानेंटली डिसेबल है तो वो परिवार में आश्रित के रूप में माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि पेरेंट्स इंक्लूडिंग स्टेप पेरेंट्स, यानी माता पिता में कौन शामिल होंगे, एक्सक्लूडिंग यानी स्टेप पेरेंट्स को, सौतेले माता पिता को छोड़कर, और लीगली एडॉप्टेड पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ, यानी जो पेरेंट्स इन लॉ का मतलब हो गया सास ससुर। अब इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 4, ये जो सब क्लॉज है इसमें लिखा हुआ है कि पेरेंट्स इन एक्सक्लूडिंग स्टेप पेरेंट्स, लीगली एडॉप्टेड पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ शैल बी डीम्ड टू बी होली डिपेंडेंट। वो कब ये स्टेप पेरेंट्स है या सास ससुर है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट कब माने जाएंगे, इफ़ देयर रिकरिंग टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी जब उनकी आय सभी सोर्सेज मिला करके नॉट एक्सीडिंग द लिमिट, यानी जो लिमिट दी हुई है अपेंडिक्स 14 में जो लिमिट दी हुई है उसी के अनुसार या उससे अगर कम प्राप्त करते हैं तो। दूसरा, पेरेंट्स और लीगली एडॉप्टेड पेरेंट्स हु आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिजाइड विद गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर माता पिता या लीगली एडॉप्टेड पेरेंट्स है वो सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंट है तो ये जरूरी नहीं कि वो उसके साथ ही रहे। तो अगर मान लो वो दूर रह रहे हैं, जैसे अगर कोई उनका पुत्र है वो कहीं दूर नौकरी कर रहा है, उसके माता पिता गांव में रह रहे हैं और वो शहर में नौकरी कर रहा है, तो भी वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट माने जाएंगे, यानी उनके साथ रहना जरूरी नहीं है। दूसरा है, adoptive parents can be included in the definition of the family under these rules only, यानी जो adoptive parents है वो कब माने जाएंगे, if his or her parents are not included in as a member of family, यानी जब उसके खुद के माता पिता अगर मेंबर के रूप में शामिल नहीं है तब वो एडोप्टेड यानी जो एडोप्ट किए हुए गोद लिए हुए माता पिता है या वो शामिल माने जाएंगे जब उसके खुद के माता पिता नहीं हो। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे एक तो परिवार का अर्थ हो गया, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि पुत्र पुत्री विधिक रूप से दत्तक पुत्र पुत्री भी शामिल है, और जो किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक अगर विकलांगता से ग्रसित है तो उसकी आयु या वैवाहिक स्थिति को ध्यान दिए बिना उसको आश्रित माना जाएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ है कि सौतेले माता पिता कानून रूप से दत्तक पिता पुत्र माता पिता या सास ससुर को छोड़कर, यानी सौतेले माता पिता है वो दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़कर पूर्णतः आश्रित माने जाएंगे यदि उनकी आय है वो
6,000 पर मंथ से अधिक नहीं हो, अनुच्छेद परिशिष्ट 14 के अनुसार। अगला जो ख पॉइंट है कि माता पिता या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता जो सरकारी कर्मचारी पर आश्रित है उन्हें सरकारी कर्मचारी के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पॉइंट था कि पेरेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिजाइड विद गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी ब जो है कि उनके साथ में रहना जरूरी नहीं है। अगला तीसरा है कि दत्तक माता पिता को इन नियमों के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में तभी शामिल किया जा सकता है जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। यानी अगर उसके माता पिता ऑलरेडी शामिल है तब दत्तक माता पिता को शामिल नहीं कर सकते। तो ये भी क्लियर हो गया। अब जो ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ग कि थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर देता हूँ। माता पिता ससुर जो कि सरकारी कर्मचारी के साथ गैर शासकीय रूप से रह रहे हैं, उन्हें इन नियमों के अंतर्गत परिवार के सदस्य रूप में तभी शामिल किया जा सकता है जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। यानी सास ससुर को तब शामिल करेंगे जब या तो उसके माता पिता को शामिल नहीं किया गया हो या अपने माता पिता या सास ससुर को परिवार में शामिल करने का जो विकल्प के बारे में सरकारी कर्मचारी को RGSS पोर्टल पर घोषणा करनी होगी। यानी आप सीधे नहीं कर सकते, आपको पोर्टल पर पहले घोषणा करनी पड़ेगी और RGSS के तहत पहले दी गई घोषणा या एक बार इस्तेमाल किए गए विकल्प को सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार बदला जा सकता है, यानी बार बार उसको नहीं बदल सकते। और यदि दत्तक पिता की कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं तो केवल सबसे वरिष्ठ पत्नी को ही दत्तक माना जाएगा और सौतेली माँ होने के नाते अन्य को परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी एक से अधिक पत्नियां तो एक ही मानी जाएगी। और इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, दो इंपॉर्टेंट नोट में आप यहाँ देखेंगे। तो ये तो हो गया। अब इसमें यहाँ से दो नोट दिए हुए हैं। ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग इनकम ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शैल बी फर्निश्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन RGSS पोर्टल। आय के संबंध में इनको घोषणा करनी पड़ेगी। और एनी चेंज इन द फैमिली मेंबर शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन RGSS पोर्टल। और परिवार में कोई भी अगर बदलाव होता है तो भी उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि माता पिता और बच्चों की आय के बारे में एक घोषणा सरकारी कर्मचारी द्वारा RGSS पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी और परिवार के सदस्य में कोई भी बदलाव RGSS पोर्टल पे घोषित किया जाएगा। अब ये सारी बातें हो गई। अभी भी कुछ लोगों के कन्फ्यूजन है कि अगर मान लो किसी कर्मचारी के माता पिता शामिल है और तो वो अपने सास ससुर को इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नियम है, ये सारे नियम इस मैं आपको बता दूं। जो दूसरा नियम है जो ये है, आप RGSS की साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में उल्लेखित परिवार की परिभाषा, यानी इसमें जो परिवार की परिभाषा अभी जो दी गई है उसमें के अनुरूप कार्मिक के पति पत्नी, यानी पहले तो उसका स्पाउस जीवन साथी, आश्रित माता पिता या माता पिता चिकित्सा परिलाभ के दायरे में आते हैं। अब इसमें ये पॉइंट आप जरूर याद रखें इसको कि जो भी कार्मिक है उसके माता पिता चिकित्सा के दायरे में आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि पति पत्नी दोनों के राजकर्मी होने पर, यानी अगर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, RGSS के एडिट मॉड्यूल में जाकर के अपने स्पाउस को राज्य कर्मचारी सत्यापित करते हुए, यानी अगर दोनों है तो उसके स्पाउस की माता को स्पाउस मदर और पिता को स्पाउस फादर के रूप में RGSS के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब दोनों पति पत्नी अगर सेवा में है तभी वो अपने सास ससुर को ऐड कर सकते हैं, यानी अपने अपने माता पिता को ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये प्रावधान पति पत्नी दोनों के RGSS प्राथमिक लाभार्थी होने पर ही लागू होगा। अब प्राथमिक लाभार्थी का मतलब यही हुआ कि दोनों कर्मचारी हो, क्योंकि जैसे कोई कर्मचारी है तो वो प्राथमिक लाभार्थी होता है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो सेकेंडरी लाभार्थी हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब दोनों पति पत्नी हो तो इस नियम के अनुसार वो अपने घोषणा कर सकते हैं। और ये नियम पहले भी आ चुका है, लेकिन ये पहले घोषणा हुई थी, अब ये वित्त विभाग की तरफ से जो ऑथेंटिक ऑर्डर आ गया है कि माता पिता अगर मान लो उनके ऊपर आश्रित है तो उनको RGSS में शामिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो दोनों कर्मचारी यानी दोनों जो पति पत्नी है वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो, RGSS के अंतर्गत प्राथमिक लाभार्थी हो। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये आदेश और इसके अलावा ये जो आदेश है पूरा वित्त विभाग का, यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है, कई बार लोग मांग करते हैं। तो इसमें आप 104 नंबर पेज पे आप देख लेंगे, पूरा नियम देख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो आदेश है, राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2013, ये पूरी फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो के यानी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से कोई भी आप आदेश प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भी मैं वीडियो बनाता हूँ लगभग वो सारे आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो भी जानकारी है, जो भी नियम है वो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।